आज ख़ास मुलाकात में हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं वो शख्स जिन्होंने एक शिक्षक के तौर पर अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की। टीचर्स के हक और उनके अधिकारों के लिए लड़ते हुए वो शिक्षक संगठनों से जुड़े और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे और इसके बाद विधानसभा तक पहुँचे। अभी फ़िलहाल वो राजस्थान सरकार में टेक्निकल एजुकेशन विभाग के स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं और इसके अलावा आधा दर्जन से ज़्यादा अन्य विभागों का प्रभार भी उनके पास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब की। नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है ख़ास मुलाकात में। धन्यवाद। गर्ग साहब, एक एकेडमिशियन से आपने शुरुआत की, उससे शिक्षक की राजनीति में आए और वहाँ से विधानसभा तक का आपने एक सफ़र तय किया। देखिए, जो आपने कहा बिल्कुल सही है। शिक्षक राजनीति से मेरे जीवन की शुरुआत होती है। जब मैं 1982 में कॉलेज शिक्षक बना, मुझे ध्यान है 10 अगस्त 1982 को मैंने ज्वाइन किया MSJ कॉलेज भरतपुर। वो मेरी शुरुआत थी सरकारी सेवा में शिक्षक के रूप में। और मेरा लक्ष्य जो मैं बताना चाहूँगा आज आपके सामने, शुरू में मेरा भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का एक इंटरेस्ट था। एक बार एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई भी किया, लेकिन उस दौरान 84 की बात है जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था। तो मेंस के एग्ज़ाम होने वाले थे। उसी वक्त से विचारों में और एक कांग्रेस लीडरशिप थी, जो इंदिरा गांधी की जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी, उसके प्रति मेरा झुकाव था। तो शिक्षक बनने के बाद जो महसूस किया टीचर इश्यूज़ को लेकर के, कॉलेज में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, शिक्षकों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो फेस की, तो उनके आवाज़ को बुलंद करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन मैंने ज्वाइन किया रुकटा, राजस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ। और पहला इलेक्शन मैंने 1986 में जॉइंट सेक्रेटरी रुकटा का लड़ा थी। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द पॉलिटिक्स और स्पेशली इन द स्टूडेंट टीचर्स पॉलिटिक्स। और 86 से लेकर के और मैं 2010 तक मेरी जो इस सर्विस में मैं रहा हूँ, उसमें दौरान देखा तो ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा रुकटा का, 9 साल लगातार जनरल सेक्रेटरी रहा रुकटा का। EI फुक्टो हमारी लीडरशिप रही, उसमें भी पार्टिसिपेट करते रहे। और जिसमें निश्चित रूप से मुझे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जब इसके संपर्क में आया शिक्षक राजनीति के जरिए, तो मुझे ये कह सकता हूँ बहुत सारे मुद्दों को सुलझाने का अवसर मिला। और वहीं से फिर आपने सक्रिय राजनीति में आने। फिर जो है मैं 2010 में जब सरकार कांग्रेस की थी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, मुझे नहीं मालूम था, टीचर पॉलिटिक्स करता था, मैं कभी होप ही नहीं करता था कि मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन मैं बनूंगा। नेवर, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं काफी यंगेस्ट लाइफ में लेक्चरर बन गया था, ये जरूर सोचता था डायरेक्टर बन के रिटायर हो जाऊंगा, तब एक सोच था। लेकिन मुझे मौका दिया और मुझको बनाया जी। और मैं बता, जब भी मेरी राजनीति में आने की कभी बात नहीं थी जी। ये 2013 की बात है और मैं आज उजागर कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी नहीं, उन्होंने कहा कि यार आप जैसे लोगों को विधानसभा पहुंचना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो मैंने उनसे कहा, सर कहाँ मेरा राजनीति में, मैं शिक्षक रहा हूं। लेकिन 2015-16 में फिर अगेन एक अध्याय शुरू होता है। लेकिन हाँ, 2016 आते आते 17 में निश्चित रूप से मैं एक्टिव हुआ और वो मेरा क्षेत्र था जी। और एक मैं आज कहना चाहूंगा, मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी उसने बहुत रोल प्ले किया। मेरे फादर का जो बैकग्राउंड था, उनकी जो प्रतिष्ठा है मेरे ग्रामीण क्षेत्र में, उसको देसी भाषा में वो कहते हैं, भाई हमारे बोरे का छोरा है। अब की बार तो हम तो अपने बोरे के छोरे को देंगे चाहे कोई आ। लेकिन लोकदल नेतृत्व का मैं आभारी हूँ। और निश्चित रूप से उन्होंने अपने सर्वे के आधार पर, फीडबैक के आधार पर उन्होंने ही कांग्रेस से जो टिकट मारा था उस व्यक्ति को टिकट के लिए चयन कर लिया और मुझको टिकट दे दी। तो वो मेरा राजनीति में जो प्रवेश, और निश्चित रूप से मैं खुलेआम कहता हूँ, पूरा श्रेय जो अशोक गहलोत जी को जाता है। अशोक गहलोत साहब ने आपके टैलेंट पर, आपकी काबिलियत पर भरोसा करके और आपको अपनी टीम में साथ लेकर के आए। और आज ये है कि प्री पोल अलायंस इकलौती पार्टी के साथ हुआ, उस पार्टी के आप इकलौते MLA हैं, मंत्रिमंडल में भी हैं। इसका मतलब ये साफ दिखाता है कि आप सरकार के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। आप इस भूमिका को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, जो व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास करता है, कितना भी नुकसान हो जाए, उस व्यक्ति के विश्वास पर खतरा उतरना चाहिए व्यक्ति को। मेरा ये मानना है। नफा नुकसान तो जिंदगी में चलते रहते हैं, चाहे वो विचारधारा का विश्वास हो,
चाहे संगठन का विश्वास हो, चाहे सरकार का विश्वास हो। शायद यही वजह है कि आपको जोधपुर के आप जिला प्रभारी मंत्री हैं, तो ये सीएम का गृह क्षेत्र है। देखिए, मैं खुद अचंभित था, मेरे को जोधपुर का प्रभार सौंपा गया। उससे पहले मैं चूरू में था, सीकर झुंझुनू में था, और एक मुख्यमंत्री के जिले का प्रभारी बनाना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि उनके विश्वास पर खरा उतरते हुए काम को अंजाम दूं, और उसके पीछे मकसद साफ रहता है कि जो विश्वास व्यक्त किया है उस विश्वास के आधार पर मैं काम करूं। खास मुलाकात में हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद खास मुलाकात में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब से। गर्ग साहब, आप ईस्ट राजस्थान से आते हैं। इस बार जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में मौजूदा सरकार है उसको यहाँ झोली भरकर सीट मिली थी। मानते हैं कि सरकार को बनाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर था, और क्या मानते हैं इस बार ईस्ट राजस्थान फिर से उसी तरह का रोल प्ले करने जा रहा है? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने। 19 सीट्स हैं भरतपुर संभाग की, और पूरा देखा जाए तो ये पूरा एरिया थोड़ा सा अगर लें, कोटा से शुरू हो जाए और यहाँ झुंझुनू सीकर तक आए, ये पूरा बेल्ट ऐसा है जहाँ बम्फर मेजोरिटी कांग्रेस को मिली। और उस रूप में 19 में से अब तो वर्तमान में सारे को 19 की 19 कांग्रेस या सहयोगी दल या जो बीजेपी से अलग हो गए या संबंध हो गए वो लोग हैं। और निश्चित रूप से, और मैं कहता हूं, अभी अमित शाह जी आके गए थे, बीजेपी का पूरा फोकस, वो मानते हैं कि पूर्वी राजस्थान अगर हमारे हाथ नहीं आया तो सरकार नहीं बना पाएंगे, ये उनके लोग कहते हैं, और इसलिए उनका फोकस है। साथ ही हमारा फोकस भी यही है कि पूर्वी राजस्थान ने जिस तरह से भूमिका पिछले 2018 के चुनावों में निभाई, उसी तरह की भूमिका पहले एक था, अब एक भी नहीं आए, और 19 की 19 सीट कांग्रेस और सहयोगी दल को मिले, ये हमारा प्रयास है। और इसी रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी भी, मैं कहना चाहूंगा, अगर राजस्थान के इतिहास को देखें, बजट के इतिहास को देखें, आर्थिक विकास के इतिहास को देखें, सबसे ज्यादा अगर सौगातें मिली हैं इस बार इन 5 बजटों में, तो पूर्वी राजस्थान को दी है। और उसका कारण है कि पूर्वी राजस्थान पूरा पिछड़ा हुआ इलाका रहा है। धौलपुर जाइए, करौली जाइए, भरतपुर जाइए, ये पूरा ऐसा सवाई माधोपुर है। यहां मैं ये कह सकता हूं कि जो बजट में भागीदारी पिछले वर्षों में होनी चाहिए थी, वो भागीदारी नहीं मिली यहां की जनता को। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनिशिएट लेकर के उस ऋण को चुकाया, जो ऋण जनता ने 19 सीट 18 सीट देकर के दिया था, ये मैं कह सकता हूं। क्योंकि बसपा कहते कुछ, लेकिन बाद में कांग्रेस में आ गए। ईआरसीपी कितना बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है? देखिए, मुझे ताज्जुब होता है जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के, उन्हीं की सरकार के मुख्यमंत्री रही श्रीमती वसुंधरा जी ने एक स्कीम बनाई, एक योजना बनाई, ईआरसीपी। उस ईआरसीपी योजना जब बन गई थी, करीब 38,000 करोड़ की वो लगभग एक योजना थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार ने, हमारी मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई है और इस योजना को हम निश्चित रूप से केंद्र सरकार इसकी स्वीकृति जारी करेगी। 2 जगह भाषणों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी वीडियो क्लिपिंग भी जारी की थी। उसके बाद जब सरकार चेंज हुई और एकदम मुकर जाना और उसकी कमियां निकालना, जो खुद राजस्थान से संबंध रखते हैं, राजस्थान के जोधपुर से जो है एमपी हैं, जो मुख्यमंत्री बनने की बड़ी इच्छा रखते हैं और संसाधन मंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि ये योजना गलत बनाई गई। और वो जबकि जो बनाने वाला व्यक्ति था आज उन्हीं के ही मंत्रालय में एडवाइजर का काम कर रहा है। तो जो अतिरिक्त पानी बह करके चला जाता है, उससे अगर 13 जिलों की जीवनदायिनी ईआरसीपी जो कोटा, और जिसमें अधिकांश हिस्सा देखा जाता है कोटा, बारां, झालावाड़, जैसे झालावाड़ में तो बीजेपी के ही एमएलए हैं सारे, और बार बार ये कहना। और जब माने गृह मंत्री जी आए थे भरतपुर, मैंने ट्वीट भी किया
कि उसमें एक शब्द नहीं बोले। ये तो वसुंधरा जी ने जबकि उनको याद भी दिलाया उस मंच पर, आपने देखा होगा, लेकिन कुछ नहीं बोले। और मैं कह देता हूं, आपको बताना चाह रहा हूं, ये 13 जिले की जनता इसका जवाब देगी 2023 के इलेक्शन में। उनके लिए जीवन दायिनी है, जबकि हालांकि 16 परियोजनाएं राष्ट्रीय परियोजना स्वीकृत हैं देश में, और राजस्थान की एक नहीं। क्या केंद्रीय मंत्री का इतना भी दम नहीं है उनमें कि एक परियोजना स्वीकृत करा दें? लेकिन दबाव कभी नहीं डाला, किसी सांसद ने कोई दबाव नहीं उठाया। ईआरसीपी तो आपके हिसाब से एग्रेसिव आप रहने वाले हैं, कांग्रेस भी रहने वाली है। जो अलायंस आपके कांग्रेस हैं, इनके और इसके सहयोगियों का अभी एक 1-to-1 फीडबैक कार्यक्रम चल रहा है। उसका एक फीडबैक फॉर्म मीडिया में भी सर्कुलेट हुआ है। उसमें एक 5वां सवाल है जो 13 जिलों के एमएलए से पूछा जा रहा है कि आपने ईआरसीपी को मुद्दा बनाने के लिए क्या किया। और जैसे ही ये बाहर आता है, बीजेपी का कहना है, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए एक योजना नहीं, राजनीतिक मुद्दा है। आप क्या कहेंगे? मैं एक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर ये राजनीतिक मुद्दा होता तो 13,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते क्या? उसमें से कितना 3-4 हजार करोड़ रुपए खर्च हो चुका, ईश्वरदा का काम पूरा हो चुका। हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, इसलिए बार बार कहते हैं चुनावी मुद्दा, चुनावी मुद्दा, चुनावी मुद्दा। जनता तय कर देगी, जनता को पानी चाहिए सबसे पहले। तो मैं कह सकूं ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बिल्कुल, और हमने इसके लिए काम किया है। हमने यात्राएं भी निकाली हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ईआरसीपी स्वीकृत करो, नो ईआरसीपी तो नो बीजेपी। ये स्लोगन रहेगा हमारा पूर्वी राजस्थान में। लेकिन बीजेपी से चुनौती से ज्यादा आपके सहयोगियों के पास और भी चुनौतियां हैं। यहाँ हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं, माहौल कुछ अलग तरह का गर्मा गर्म रहता है। 2020 में अगस्त में आपने कहा था कि बीजेपी सरकार गिराना चाहती है, और 2021 में आपका एक ट्वीट आता है कि मौसम कुछ ऐसा है, परिंदे घोंसले बदलना चाहते हैं। तो क्या मौसम अभी बदला है या परिंदे अभी भी फड़फड़ा रहे हैं? मेरा ये मानना है, जब किसी भी संगठन में, परिवार में, विचार में व्यक्ति की, चाहे मैं हूं, मेरी महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, तो तब इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। परिवार भी टूट जाते हैं, संगठन भी टूटते हैं, ये मैंने देखा है। और उस रूप में ये जो पिछले 2-3 साल का जो दौर रहा, ये मेरा मानना है। लेकिन उस दौर को माननीय अशोक गहलोत जी ने विकास के माध्यम से, विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से, बजट के माध्यम से, इंप्लीमेंटेशन के माध्यम से, लोगों को राहत दे करके, बढ़त दे करके, बचत करा करके जो काम किया है ना, उस सारी चीजों को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये जो संकट है, ये संकट जनता का संकट नहीं है। संकट जहां होता है जब जनता संकट करती है, और जनता संकट नहीं कर रही है। जनता तो पूरी तरह साथ है, और ये जनता जो साथ है, यही उनका हमारा विश्वास है। खास मुलाकात में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ये बातचीत का सिलसिला फिर जारी रखेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का खास मुलाकात में एक बार फिर से स्वागत है। गर्ग साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि सरकार ने सर्वे करवाया है, सरकार रिपीट हो रही है। आपको क्या लगता है, आप सहयोगी हैं सरकार के, आपका दल प्री पोल अलायंस के साथ आया था, क्या फैक्टर्स हैं, क्या चुनौतियां हैं सरकार के सामने, अगर उनसे वो पार पा ले तो जो राजस्थान में 2 दशक पुरानी परंपरा है, एक बार ये एक बार वो टूटे? देखिए, मेरा ये मानना है 3 चीज़ें होती हैं। कोई भी व्यक्ति जब चुनाव में जाता है और सिटिंग जो एमएलए है या सिटिंग एमपी हो, क्या उस व्यक्ति का क्षेत्र में संपर्क संवाद अपने लोगों से कैसा रहा, सीधा सा कहना चाहूँ। अगर उसका संपर्क संवाद अपने क्षेत्र के लोगों से बराबर बना रहा, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में सुख दुख में वो शरीक होता रहा, लोगों की समस्याएं सुनता रहा, समाधान करता रहा, एक तो एक पैरामीटर होता है। दूसरा ये है कि विकास के कार्य कितने करवाए गए पिछले 5 सालों में, जब सरकार नहीं थी तब, और अब 5 सालों में क्या क्या क्षेत्र में आपने काम लिया, प्रायोरिटीज ली, उनका क्या इम्प्लीमेंट। और तीसरा आपकी इमेज, कि आपने मेलाफाइड इंटेंशंस के साथ तो कोई काम किया है नहीं किया है। जनता में आपके प्रति एक विश्वास है कि हमारा लीडर अच्छा है, सिंसियर है, और एक तुलनात्मक रूप से मैं कह सकता हूं ये भी छवि काम करती है कि वो व्यक्ति ईमानदार है या नहीं, ये भी आम जन में काम करता है। अगर ये 3 पैरामीटर्स पर कोई व्यक्ति खरा उतरता है और साथ में हमारी सरकार की जो नीतियां और कार्यक्रम है वो एक एडिंग फैक्टर होता है कि जो विकास बजट दिया है, सारे कार्यक्रम दिए हैं, सब इंप्लीमेंटेशन हो रहे हैं, तो ये 4 कारण मिलकर कोई कारण नहीं है कि वो व्यक्ति हार जाए, ये मेरा मानना और यही हमारा विश्वास है। अब एक ही पैरामीटर है, अगर व्यक्ति की इमेज सही नहीं है और उसका फीडबैक गलत आ रहा है, सारे सर्वे उसके खिलाफ हैं, तो मेरा मानना है कि उस व्यक्ति का टिकट काट करके किसी नए चेहरे को जो सक्रिय रहा है, अगर कांग्रेस, जिसका मैं भी सहयोगी दल हूं, अगर ऐसा कर लेती है, कड़ा निर्णय ले लेती है, तो मैं ये कह सकता हूं दुनिया, ये जनता की जो ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, पुनः सरकार लेके आएगी और ये पुनः सरकार बना सकती है, ये मेरा ये मानना है। लेकिन कुछ और मुद्दे भी हैं जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। राजस्थान में एक बहुत बड़ा मुद्दा है भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक का मामला। आप तो राजस्थान बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं और इस मामले में जो आंच है वो आरपीएससी तक पहुंची है। ऐसी जो संस्थाएं होती हैं, इन संस्थाओं को लेकर के लोगों में एक विश्वास, एक ट्रस्ट होता है, और अगर इस तरह की घटनाएं आती है कि जब इससे जुड़े हुए लोग ही गलत कामों में लिप्त पाए जाते हैं, तो वो भरोसा कहीं ना कहीं टूटता है। आप इसको कितना गंभीर मानते हैं? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा भयंकर मुद्दा है, पेपर लीक होना, नकल होना, ये बहुत भयंकर, लोगों के साथ, सपनों के साथ खिलवाड़ होता है। और निश्चित रूप से घटनाएं हुई, और ये घटनाएं केवल राजस्थान में नहीं हुई, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, सभी जगह हुई, भारत सरकार के नीट एग्जाम में हुई। ये कह सकता हूं कि राजस्थान में घटना हुई, लेकिन वो कदम उठाए गए, कानून, कड़े कानून लिए गए, संपत्तियां जब्त की गई, लोगों को सलाखे के पीछे पहुंचाया गया, चाहे वो रीट का मामला हो, चाहे ये सेकंड टीचर पेपर का मामला हो। आरोप लगते हैं, एक तो आरोप लगाए जाते हैं राजनीतिक रूप से, और एक वास्तव में लोग लिप्त पाए जाते हैं, 2 चीजें अलग है। लेकिन जब व्यक्ति बाहरी जब खेत को खाने लगे, निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसलिए देखिए, गहलोत साहब ने जो एक्शन लिया, आरपीएससी के मेंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होता है, तुरंत जो है कार्रवाई की, गिरफ्तार हुआ, और जो है कानून अपना काम करेगा। तो सर, ऐसे में सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जो यहाँ जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो टोटली सरकार की तरफ से होते हैं। कई बार जो भी सरकार करती है वो वेस्ट ऑफ माइंड यूज करती है, वो व्यक्ति को नॉमिनेट करती है। अब वो व्यक्ति खराब निकल जाए, करप्ट निकल जाए, विश्वास को तोड़ दे, क्या कर सकते हो आप? उसका यह किया कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कानून सख्त से सख्त बने, कोई भी ऐसा करने से पहले डरे, और इसका प्रभाव अब देखने को मिला है। पेपर आउट हुए, लेकिन कार्रवाइयां हुई, तुरंत एग्जाम्स कराए गए, तुरंत रिजल्ट्स निकाले गए। और ये कोई बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, जो हमारे राजनीतिक मित्र कई बार कहते हैं कांग्रेस भी, ये नहीं, ये तो एक मुद्दा है, सभी राज्यों का मुद्दा है। जहां बीजेपी की सरकार है वहां भी पेपर खूब आउट हो रहे हैं। व्यापम घोटाला आपको मालूम है, एमपी का दबा दिया गया। तो ये मैं इनको अप्रिशिएट नहीं करता हूं इन घोटालों को, लेकिन घोटालों के खिलाफ कार्रवाई हो, सरकार की मंशा स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए
कि सरकार बिल्कुल इसके प्रति संवेदनशील है और ईमानदारी के साथ काम कर रही है, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो। एक बात, आप एक एकेडमिशियन और एक पॉलिटिशियन, दोनों भूमिकाएं आपने देखी है, आप निभा रहे हैं। दोनों को आप समाज और हमारे जो नागरिक हैं उनके लिए किस तरह से महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, बड़ा एक ऐसा प्रश्न पूछा है आपने जिससे मैं रोजाना जूझता हूं। राजनीति को देखा मैंने इन 5 सालों में, और शिक्षक के रूप में मैंने काम किया, उसको भी देखा है। को हर व्यक्ति ये सोचता है कि कोई भी चेयरमैन या कोई कुछ भी कर सकता है। मेरा मानना नहीं। हम जिस कुर्सी पर बैठते हैं उस कुर्सी की प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है वो बहुत है, ये मैं कह सकता हूं। अब बात रही राजनीति की, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब मैं राजनीति में आया तो कई बार इन 5 सालों में एक मन में जो घुटन चलती रहती है कि क्या मैं राजनीति के लिए उपयुक्त हूं या नहीं, ये कई बार उठता है। कई बार इच्छा भी होती है कि वो हो गया, नहीं। हाँ, कई बार आप कह चुके हैं कि आखिरी बार चुनाव लड़ूंगा, इसके बाद भी लड़ूंगा। और इसलिए मैंने लिख के भी दिया उस फॉर्म में, अगर पार्टी को या मेरी पार्टी को या सहयोगी को ये लगता है कि ये हमारा ये व्यक्ति नहीं जीत सकता है तो किसी दूसरे विचार कर लिया जाए। और मैं समझता हूं शायद, और 1-2 लोग और ने भी दिया होगा, मुझे मालूम नहीं, मैं सकता हूं ऐसे बहुत कम लोग कहते हैं कि भाई मुझको टिकट नहीं दिया जाए अगर मैं आपके फीडबैक सर। नहीं तो आदमी हारते हुए भी कहता है मैं जीत रहा हूं साहब, अब मैं जीत के दिखा दूंगा और मेरे को टिकट दिया जाए, और ये हुआ करता है। तो इसलिए मैं अगर राजनीति, जो मेरा ये मानना है, ये सेवा का एक माध्यम है। और ये राजनीति का सबसे बड़ा अवगुण है कि बिना पैसे की राजनीति होती नहीं है। जनता कई बार ये कहती है कि साहब क्या है, तो ये जो है, ये जो कड़ी है, इसको कैसे पूरा किया जाए। और जनता, अगर सही मायने में मैं जनता को कहना चाहूंगा, जनता ये तय कर ले कि जो उसके क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता दे रहा है, सिंसियरिटी और ईमानदारी से काम कर रहा है, अगर उस क्षेत्र का एक व्यक्ति ये कह दे कि ये भ्रष्ट है, राजनीतिक रूप से नहीं, आम आदमी के, पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के लोग नहीं, विपक्षी पार्टियों के लोग, आम आदमी के, तब तो मैं मानता हूं। अदरवाइज ये है कि बड़ा मुश्किल है राजनीति करना। और वो इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि इसी में निकल के आया है। आजकल मैं पढ़ रहा था कि सरकारी फंडिंग होनी चाहिए, उससे क्या हो जाएगा। अच्छे लोग राजनीति में आ जाएं, काम करें और उनकी प्राथमिकता क्षेत्र हो, मेरा यह मानना है, तो मैं समझता हूं अच्छा रहता है। लेकिन मन में कई बार ऐसा लगता है कि राजनीति करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, वो बड़ा मुश्किल है। तो वो एक द्वंद्व रहता है। लेकिन निश्चित रूप से होता है कि जनता का जो एनर्जी मिलती है, जनता की ऊर्जा मिलती है, और ये बात सही है कि मुझको एक मौका मिला, जनता ने दिया, उसको पूरी राजनीतिक ईमानदारी के साथ मैंने काम किया और कर रहा हूं। और ये कह सकता हूं कि भरतपुर को जो एक पहचान मिली विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्षेत्र के जो लोग कहते हैं, वो निश्चित रूप से उसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जाता है। और ये होप आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है, ऊर्जा देती है, मोटिवेट करती है कि चलो किसी भी समस्या हो व्यक्तिगत रूप से, लेकिन जनता का जो ऊर्जा है, जोश है, उनका आशीर्वाद है, वो एनर्जी रखता है, एनर्जेटिक रखता है, डायनेमिक आपको बनाए रखता है। तो उससे लगता है कि चलिए कुछ करना चाहिए। खास मुलाकात में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। खास मुलाकात में आज बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18। नमस्कार।